हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ गूगल वर्क्स, गूगल काम कैसे करता है। ओके, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम गूगल में अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करेंगे, लेकिन थोड़ा गूगल को समझना ज़रूरी है उसके लिए। तो एसईओ तो एक सेकेंडरी है। पहले हमारी वेबसाइट गूगल में आनी तो शुरू हो जाए। सपोज मेरी वेबसाइट है abc.com। ओके, और मैं यहाँ पे abc.com लिखता हूँ, तो abc.com आ गई यहाँ पे। तो इसका मतलब abc.com। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि अब जैसे दो टाइप की वेबसाइट होती है, एक होती है स्टैटिक वेबसाइट, एक होती है डायनामिक वेबसाइट। दोनों में एक मेजर डिफरेंस होता है, वो होता है डेटाबेस का। ठीक है, तो ये जो गूगल है ये एक डायनामिक वेबसाइट है। डायनामिक वेबसाइट के अंदर क्या होता है, डेटाबेस होता है। तो जब भी आप जैसे फेसबुक की बात करते हैं, उदित खन्ना लिखो, वहाँ जाके बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है, ट्विटर में जाके उदित खन्ना लिखो या एक्सपर्ट लिखो, बहुत सारा कुछ आ जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि ये सारी साइट डायनामिक है, जिसमें भी सर्च बार होता है, वर्किंग सर्च बार होता है जो काम कर रहा है। कई लोग दिखाने के लिए भी डाल देते हैं। तो जहाँ पे सर्च बार है, आपने वहाँ पे कुछ टाइप किया, तो आप देखते हो कि जो आपने टाइप किया उससे रिलेटेड, जैसे ई कॉमर्स की बात करते हैं, सोशल मीडिया की बात करते हैं, जैसे मैं IRCTC की बात करता हूँ, वहाँ पे भी क्या है, आप एक फॉर्म फिल करते हो, या किसी ट्रैवल की वेबसाइट पे बात करें तो आपने एक डेस्टिनेशन डाली, ठीक है ना, ओरिजिन डाला, आपने डेट्स डाली, एंटर किया, उसके हिसाब से रिजल्ट आ जाते हैं। तो बेसिकली जितने भी ये साइट्स हैं जिसमें सर्च बार होता है, उसके पीछे एक डेटाबेस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जिस साइट में सर्च बार होता है उस साइट के बैकएंड में एक डेटाबेस होता है। तो यहाँ पे ये abc.com डाला जो मैंने, और वो abc.com दिखा भी रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके डेटाबेस में abc.com सेव्ड है। अगर मैं यहाँ पे कोई और साइट डालूँ, जैसे मैं एक कुछ अजीब सा नाम ले लेता हूँ, जैसे UDTKHN, अपने नाम का शॉर्ट ले लेता हूँ, UDTKHN.com। होगी तो आ जाएगी, नहीं होगी तो नहीं आएगी। तो फेसबुक मेरा आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ईमेल आईडी मैंने कहीं ना कहीं यूज़ की होगी। तो आप देख रहे हो UDTKHN.com कोई नहीं आ रही यहाँ पे। जैसे abc.com डाला था तो आ गई थी, लेकिन UDTKHN.com नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है कि ये साइट चाहे है या नहीं है, अगर मैं अलग से एड्रेस बार में डाल के खोलूँ UDTKHN, ठीक है ना, .com, वैसे तो ये वेबसाइट है ही नहीं, लेकिन अगर होती भी, और अगर गूगल के डेटाबेस में नहीं होती, तो गूगल तो नहीं दिखाता। तो गूगल एक्चुअली में सिर्फ वही चीज़ें दिखाता है जो उसने अपने डेटाबेस में सेव कर ली हैं। तो अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हम एसईओ यहाँ पे करने आए हैं, लेकिन एसईओ से पहले ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हम गूगल में अपनी साइट को तो ऊपर ले आएंगे, लेकिन पहले गूगल में तो आ जाए। तो गूगल में कैसे आते हैं, अब जैसे गूगल एक बहुत एडवांस सर्च इंजन है। जैसे मैं बात करता हूँ कि मेरा कंप्यूटर है, मेरे कंप्यूटर के अंदर मैंने कोई सर्च बार ओपन किया, जैसे कुछ भी हम अगर सर्च करना चाहें तो एक ही शॉर्टकट होता है हमारे मैक के अंदर, कमांड स्पेस। तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ जाता है, मैं कुछ भी सर्च करूँगा तो वो ढूंढ के लेके आएगा। जैसे मैंने एसईओ डाल के एंटर किया तो कुछ रिलेटेड आ गया अपने आप ही। जैसे मैं फिर से ये खोलता हूँ और मैं सिर्फ एसईओ लिखता हूँ, तो आप देखोगे काफ़ी सारी चीज़ें दिखा रहा है। तो सेम वे ये वही चीज़ें दिखा रहा है जो इस कंप्यूटर के अंदर है, वो नहीं दिखा रहा जो नहीं है। अब जैसे मैं कोई सर्च करके डालता हूँ मूवी, अगर मेरे पास सेव्ड होगी इसके अंदर पद्मावत के नाम से तो आ जाएगी, अगर नहीं होगी तो नहीं आएगी। सेम वे गूगल भी ऐसे ही काम करता है। गूगल सिर्फ वही डेटा दिखाता है जो गूगल के अंदर सेव्ड है। अब गूगल के अंदर सेव हम तो नहीं जाके करते, मैंने तो आज तक अपनी साइट जाके सेव नहीं करी। तो गूगल काम ये कैसे कर लेता है बेसिकली। तो क्या है फंडा इसके पीछे, कि गूगल जैसे मैंने बोला कि एक बहुत एडवांस सर्च इंजन है, वैसे गूगल और उसके साथ जितने भी सर्च इंजन हैं वो आपको एक ऑप्शन देते हैं। जैसे मैं आपको एक ऑप्शन दिखा देता हूँ, गूगल साइट सबमिशन, ऐसा कुछ मैंने कीवर्ड डाला, तो यहाँ पे एक URL दिखाता हूँ आपको, google.com/webmaster/tool/submit URL। मतलब अगर आपकी वेबसाइट न्यू है और आप चाहते हो कि गूगल आपकी वेबसाइट पे आए और सारे पेजेस को अपने डेटाबेस में स्टोर कर ले, तो वो कह रहा है कि ऑप्शन था पहले, अब नहीं है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि टू सबमिट अ URL टू द गूगल इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब जो उसका डेटाबेस है वो उसको इंडेक्स बोलता है। इधर सबमिट अ साइट मैप और यूज़ अ फेच हैज़ गूगल टूल। तो फेच हैज़ गूगल टूल तो अब खत्म हो गया है, लेकिन सबमिट अ साइट मैप मैं कर सकता हूँ। अब सबमिट अ साइट मैप करने के लिए मुझे ये जो आप देख रहे हो ऊपर गूगल सर्च कंसोल, इस सर्च कंसोल में अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। वहाँ पे ऑप्शन होता है एंटर अ साइट। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल अभी दिखाना चाहूँगा, तो मैंने गूगल पे लिखा गूगल सर्च कंसोल, एंटर किया, गूगल ने ये साइट दिखाई, मैंने इसको क्लिक किया,
और स्टार्ट नाउ किया। स्टार्ट नाउ करने के बाद, क्योंकि ये तो मेरा अकाउंट खुल गया, अदरवाइज़ अगर आप किसी न्यू फ्रेश ईमेल आईडी से करेंगे तो कुछ ऐसा दिखने वाला है आपको। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, अपना डोमेन जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है वो यहाँ पे डालोगे। फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रोसेस रहता है, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, ये हमारा एक सेपरेट वीडियो में आएगा। तो इस तरीके से हम गूगल को बता सकते हैं कि हम एक न्यू साइट हैं, और जैसे ही उसको पता चलेगा वो न्यू साइट है तो ऑब्वियसली गूगल उस साइट पे जाएगा और उसके जो पेजेस को सारे एक साथ तो नहीं करेगा, अपने हिसाब से एक एक करके, दो दो करके, चार चार करके थोड़े दिन में उस वेबसाइट को सेव कर देगा डेटाबेस में। ठीक है, तो बेसिकली ये जो काम है, अब जैसे मेरी तो एक साइट है, वर्ल्ड में कितनी साइट्स हैं जो न्यू बनती होंगी। जो लोग चाहते हैं कि गूगल में हमारी वेबसाइट भी दिखे, वो भी फ्यूचर में एसईओ करना चाहते हैं, टॉप पे आना चाहते हैं। तो टॉप पे आने से पहले मैंने बोला गूगल में तो आ जाओ। तो मान के लेते हैं, बहुत कम नंबर लेता हूँ मैं, 5000 साइट्स हैं जो रोज़ न्यू बनती है। ठीक है, 5000 वर्ल्ड वाइड, 200 कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, 5000 साइट्स तो बहुत कम ही बोला है मैंने। और बहुत सारी जो एग्जिस्टिंग साइट्स हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, प्रोडक्ट वाली साइट्स हैं, सर्विस वाली साइट्स हैं जो डेली अपडेट होती हैं, और वो भी चाहती हैं कि यार गूगल हमारी साइट पे आके जो हमने अपडेट किया है उसको भी अपने डेटाबेस में अपडेट कर ले, सो दैट कि वो यूज़र को अपडेटेड कंटेंट दिखाए, ना कि पुराने वाला। तो 5000 साइट्स तो ऐसी हैं जो रोज़ नहीं बनती है, और चलो 5000 ही ऐसी और लगा लेते हैं जिसमें रोज़ कंटेंट अपडेट होता है। इनफैक्ट लाखों में होता है, लेकिन मैं 5000 ही ले रहा हूँ। तो इन टोटल 10,000 साइट्स ऐसी हैं जिस पे गूगल को रोज़ जाना पड़ता है, क्योंकि 5000 नहीं है उसमें से भी कुछ उठा के लाएगा, डेटाबेस में डालेगा। और 5000 पुरानी है जिसमें कुछ एक पेज अपडेट हुआ है, किसी में 2 पेज अपडेट हुआ है, किसी में कुछ 4 पेज नए डले हैं, किसी में कुछ डिलीट हुआ है, सब चीज़ें वो अपने डेटाबेस में अपडेट करेगा। लेकिन उसके लिए उसको 10,000 वेबसाइट्स पे जाना पड़ेगा। अब 10,000 वेबसाइट्स में जाने के लिए क्या लगता है आपको, ये प्रोसेस मैनुअल होगा या ऑटोमेटिक होगा? अगर ये प्रोसेस मैनुअल होगा तो कितनी बड़ी टीम चाहिए इसके लिए? ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ पे काम बल्क में होना होता है, 10,000 साइट्स पे डेली जाना, तो गूगल ने इंटेलिजेंटली एक टूल बना दिया यहाँ पे। ठीक है, वो टूल क्या है, उस टूल का एक नाम दिया है, टूल का नाम है स्पाइडर। तो स्पाइडर जो है वो टूल का नाम है, वो जब साइट पे जाता है तो पेज पे जाके उसको एनालाइज करता है, या उसको वहाँ से उठा के डेटाबेस में लेके जाता है। तो बेसिकली जब स्पाइडर हमारी वेबसाइट पे जाता है ना, और एक एक चीज़ पे जाता है हमारे पेज पे जाके, तो उसको बोलते हैं क्रॉलिंग। मतलब जो स्पाइडर है ना, स्पाइडर जब चलता है ना तो उसको बोलते हैं क्रॉल। जैसे बच्चा चलता है बोलते हैं क्रॉल, क्रॉल कर रहा है, क्रॉल करना शुरू कर दिया इसने। तो वैसे स्पाइडर भी जब हमारी साइट पे जाता है तो उसकी मूवमेंट को बोलते हैं क्रॉल। तो ये जो प्रोसेस होगा इसको क्या बोलेंगे, क्रॉलिंग। तो जो गूगल ने टूल बनाया स्पाइडर, वो हमारी वेबसाइट पे जाके क्या करता है, क्रॉल करता है। क्रॉल करके क्या लेके आता है, डेटा लेके आता है। उसको कहाँ डालता है, इंडेक्स में। इंडेक्स मतलब डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो ये जो गूगल ने टूल बनाया स्पाइडर, क्योंकि ये क्रॉल करता है तो इसको क्रॉलर भी बोल सकते हैं, लेकिन है तो अल्टीमेटली मशीन ही है, तो ये एक टूल ही। तो जो मशीन होती है उसको हम रोबोट भी बोलते हैं, रोबोट। उसको शॉर्ट फॉर्म में आ जाए तो बॉट भी बोलते हैं, BOT, ROBOT भी बोल सकते हैं और BOT भी बोल सकते हैं। तो बॉट भी एक चीज़ है, रोबोट भी वही चीज़ है, स्पाइडर भी वही चीज़ है, क्रॉलर भी वही चीज़ है। लेकिन अब ये तो जनरल नाम बताया मैंने, लेकिन अगर मैं हर सर्च इंजन के हिसाब से बात करूँ तो गूगल वाला अपने आप को बोलता है गूगल बॉट, बिंग वाला बोलता है बिंग बॉट, और याहू वाला बोलता है SLURP, स्लर्प। तो ये हर सर्च इंजन ने अपने अपने बॉट्स के नाम दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ समझी हमने कि गूगल जो है एक नॉर्मल वेबसाइट है, उसके पीछे एक डेटाबेस है, क्योंकि वो एक डायनामिक वेबसाइट है। उसके डेटाबेस में पहले अगर आपको एंट्री चाहिए तो अपनी वेबसाइट गूगल में जाके वेब मास्टर में सबमिट करनी पड़ेगी। फिर गूगल के बॉट्स को वहाँ से पता चलेगा अच्छा ये नई वेबसाइट है। ठीक है, साइट मैप क्या चीज़ होती है वो भी आगे जाके कवर करेंगे। साइट मैप के थ्रू गूगल को पता चलता है कि हमारी वेबसाइट में इन टोटल कितने पेजेस हैं। उस साइट मैप के अंदर हमारे सारे पेजेस के URLs होते हैं, तो वहाँ से पता चलेगा कितने पेजेस हैं। अकॉर्डिंगली फिर कुछ कुछ पेजेस को क्रॉल करना शुरू कर देगा और डेटाबेस में सेव करना शुरू कर देगा। फिर अगर मैंने UDKHN.com साइट मैंने बना दी और वेब मास्टर में सबमिट कर दी, फिर गूगल ने आके उसको क्रॉल करना शुरू कर दिया, तब अगर मैं गूगल पे जाके UDKHN कुछ दिन के बाद जाके डालूंगा तो जैसे ABC.com टॉप पे आई थी वैसे ये भी टॉप पे आएगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो डोमेन होता है, जो वेबसाइट का नाम होता है, वो यूनिक होता है। अगर एक ने ले लिया तो दूसरे को मिलेगा नहीं। अगर .com ले लिया तो .in ले सकता है, .co.in ले सकता है, नेट ले सकता है, इन्फो ले सकता है, ORG ले सकता है, लेकिन कॉम नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा, जब तक मैंने उसको बुक कर लिया 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, और ख़त्म होने से पहले मैं फिर रिन्यू करा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास राइट है उसका, दूसरा नहीं ले सकता।
दूसरा अगर लेगा तो मैं उसको दूंगा तो वो ले सकता है, अदरवाइज नहीं ले सकता। और मैं अगर उसको दे रहा हूँ तो फिर मैं जितने में देना चाहूँ उतने में दे सकता हूँ, प्रीमियम चार्जेस जोड़ सकता हूँ, लाखों रुपए ले सकता हूँ। डिपेंड करता है उसकी नीड क्या है। अगर उसको एक्चुअली में वो डोमेन चाहिए जो मेरे पास है, मैं जितना मांगूंगा शायद वो दे देगा, हो सकता है वो बहुत बड़ी कंपनी हो, तो वो सब चीज़ें चलती हैं। तो डोमेन जो है अगर आप डाल रहे हो UnityKHN.com तो वो तो यूनिक है, और अगर डेटाबेस में होगा तो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। ठीक है, डॉट इन में डालता है तो डॉट इन अगर किसी की होती तो वो ऊपर आ जाता। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है हमारा यहाँ पे एसईओ करने से पहले वो ये है कि हमारी वेबसाइट पहले गूगल में इंडेक्स तो हो जाए। फिर अगर जो मेरा पेज जिसका मैं एसईओ कर रहा हूँ वो गूगल में है ही नहीं तो एसईओ करने का क्या फ़ायदा। तो एसईओ करने से पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है कि गूगल के डेटाबेस में अपनी वेबसाइट को स्टोर करना। अब सपोज मेरी वेबसाइट गूगल में स्टोर हो गई, पहला काम खत्म। क्या था पहला काम? गूगल को क्रॉल करवाना और वेबसाइट को डेटाबेस में सेव कराना। तो पहले स्टेप को बोलते हैं क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। अब क्रॉल भी हो गया, इंडेक्स भी हो गया, चलो एक काम तो खत्म हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कईयों की वेबसाइट वो कंप्लेंट लेके आते हैं मेरे पास कि सर दिखा नहीं रहा, गूगल दिखा नहीं रहा। तो फिर हम उस पर वर्कआउट करते हैं कि क्यों नहीं दिखा रहा, क्या ऐसा इशू है वेबसाइट के साथ। ठीक है, तो फिर उसको ठीक कर लेते हैं। वैसे बहुत ही रेयर होता है ये। फिर अगली चीज़ है, अब डेटाबेस में इंडेक्स तो हो गई। अब जो चीज़ के लिए हमने साइट बनाई है, जिस चीज़ के लिए हम अपने डेटाबेस में डलवा रहे हैं साइट, वो है एसईओ। ठीक है ना। तो एसईओ के अंदर अब मैं चाहता हूँ कि जो मैं एसईओ कर रहा हूँ, मैं अपनी वेबसाइट में कंटेंट डाल रहा हूँ, मैं टाइटल डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ, स्पीड पे ध्यान दे रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ गूगल उन सबको कंसिडर करे और मुझे रैंक दे। जैसे एक वीडियो में हमने डिस्कस करा कि ऑन पेज ऑफ पेज क्या होता है। ऑन पेज भी करेंगे, ऑफ पेज भी करेंगे, लिंक बिल्डिंग भी करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि गूगल किसको प्रेफरेंस देके हमें रैंक देता है, लिंक बिल्डिंग को, ऑफ पेज एसईओ को प्रेफरेंस देता है। तो गूगल सब चीज़ें चेक करेगा और स्लोली एंड स्टेडली हमारी वेबसाइट थोड़ा थोड़ा लिफ्ट करनी शुरू हो जाएगी रैंकिंग में। और वो लिफ्ट किसके हिसाब से करेगी, मतलब हम काम कैसे कर रहे हैं, लिंक्स कितने बना रहे हैं, कितनी क्वालिटी है उन लिंक्स में, कितने रेलिवेंट है, कितने डू फॉलो हैं, कितने नो फॉलो हैं, हमारी वेबसाइट का कंटेंट कितना लिखा है। कंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन लिखा 200 वर्ड का ही है, सामने वाले ने दूसरे ने 2000 वर्ड का लिखा हुआ, तो गूगल उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। उसने 2000 वर्ड के अंदर इमेजेस भी डाली हुई है, वीडियोस भी डाला हुआ है, कंटेंट भी बहुत अच्छा है, हेडिंग सब हेडिंग्स भी दी हुई हैं। ठीक है, स्पीड भी बहुत अच्छी है, लेआउट स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, नेविगेशन भी बहुत अच्छा है, इंटरनल लिंकिंग। तो ये सब चीज़ें हम करेंगे आगे जाके। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गूगल कंसिडर करता है। तो ये सब चीज़ें अब गूगल में आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो गई, आप भी एसईओ कर रहे हो, बाकी भी कर रहे हैं। तो गूगल का क्या फंडा रहता है, तो चलो एक पीपीटी है मेरे पास, उससे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं इसको। तो यहाँ पे सर्च इंजन कैसे काम करते हैं। तो जैसे आपने सर्च इंजन में कोई भी वर्ड डाला, तो जब भी आप कोई वर्ड डालते हो तो गूगल पहले समझता है यार आपको चाहिए क्या, इस बंदे को चाहिए क्या। किसी ने डाला व्हाट इज एसईओ, तो व्हाट इज एसईओ से आप क्या समझ रहे हो, इसको कोर्स करना है, इसको सर्विसेज चाहिए, या इसको सिर्फ यही जानना है कि एसईओ होता क्या है, या व्हाट इज एसईओ से उसको यह जानना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो गूगल के जो रोबोट्स हैं, गूगल ने जो स्पाइडर बनाए हैं, वो सिर्फ पेज को इंडेक्स करने के लिए नहीं बनाए, क्रॉल करके इंडेक्स करने के लिए नहीं बनाए, वो एसईओ के लिए भी बनाया है। तो एसईओ और पीपीसी में डिफरेंस, जो सबसे मेन डिफरेंस है कि एसईओ फ्री होता है और पीपीसी पेड होता है। एसईओ फ्री है और पीपीसी पेड है। पीपीसी में जो पैसे ज़्यादा देगा उसको प्रेफरेंस मिलेगी, लेकिन एसईओ में तो कोई पैसों की गेम ही नहीं है। तो एसईओ में अगर ऊपर आना है तो गूगल ने हम एडवर्टाइजर्स के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई हुई, कुछ रूल्स बनाए हुए। उन रूल्स को क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम्स बोलते हैं। जो लिखा है यहाँ पे उन रूल्स को बोलते हैं एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। अब जैसे आपको पता है गूगल में आप कुछ भी सर्च करोगे, हज़ारों लाखों पेजेस में वो चीज़ डली हुई है। अब हज़ारों लाखों पेजेस में से कौन सा पेज एकदम रेलिवेंट है, वो गूगल, अगर उसके लिए भी कोई मैनुअल प्रोसेस होता तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता वो। लेकिन वो भी काम सब कौन करता है, रोबोट्स करते हैं। ठीक है, तो रोबोट्स के अंदर गूगल ने जो अपनी गाइडलाइंस बनाई हुई है, रोबोट्स के अंदर फीड की हुई है। अब जैसे मशीन है, अब जैसे फैन की बात कर लो, 1 नंबर पे स्लो, सेकंड पे फास्ट, थर्ड पे और फास्ट, फोर्थ पे सुपर फास्ट हो जाता है। कूलर देख लो, एसी देख लो, सब इंस्ट्रक्शंस डली हुई हैं कि 18 पे इतना ठंडा करेगा, 28 पे कम करेगा। फैन स्पीड, ये सब हम रिमोट से जो करते हैं, ये सब क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और वो जो मशीन है वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही है। सेम वे गूगल ने भी अपनी इंस्ट्रक्शंस बनाई हुई हैं और मशीन के अंदर फीड की हुई है। और मशीन को बोला हुआ है जब भी आप किसी वेबसाइट में जाओ तो आपने ये जो इंस्ट्रक्शन मैंने दी है ना, इन इंस्ट्रक्शन को चेक करना है कि कौन कौन सी चीज़ ये सामने वाली साइट फॉलो कर रही है, कौन कौन सी चीज़ फॉलो नहीं कर रही। तो जो जो फॉलो कर रही है उसका पॉइंट इसको मिलेगा, जो जो फॉलो नहीं कर रही है उसका पॉइंट इसको नहीं मिलेगा। तो मान लो गूगल ने बोला हुआ कि ये 200 चीज़ें हैं जो आपको हर साइट पे जाके चेक करनी। किसको बोला हुआ है, अपने रोबोट्स के अंदर इंस्ट्रक्शन डाली हुई है। तो रोबोट जो जो चीज़ मिलती जाएगी उस पर 1 पॉइंट देता जाएगा, जो चीज़ नहीं मिलेगी उसको नहीं देगा। तो
वही साइट ऊपर आएगी जिसके पॉइंट ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम करेंगे आगे पूरे एसईओ के कोर्स के अंदर, पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आपको। गूगल रैंकिंग फैक्टर्स क्या होते हैं वो सब चीज़ें कवर करेंगे हम। तो जब भी एक एडवर्टाइज़र काम करता है तो उसको सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं। वो सारी गाइडलाइंस हम बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए वो गूगल रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए उसको ब्लैक हैट प्रैक्टिसेस बोलते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक बार पढ़ते हैं हम क्या लिखा है, यू वांट द आंसर नॉट बिलियंस ऑफ पेजेस। जो आपने सर्च किया वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हो आप। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, तो दिल्ली के इंस्टीट्यूट आना चाहिए, बेंगलोर का नहीं आना चाहिए या यूएसए का नहीं आना चाहिए। तो एग्जैक्टली वही जो आपने डाला आपको वही चाहिए, ना कि बहुत सारे पेजेस। तो गूगल अपना जो उसने एल्गोरिदम बना रखा है वो एल्गोरिदम आपकी क्वेरी को पहले समझेगा कि आपको चाहिए क्या, आपका इंटेंट क्या है, फिर लैंग्वेज चेक करेगा। ठीक है ना। तो जैसे सबसे पहला क्या है कि वो आपकी क्वेरी को समझेगा, आपका इंटेंट को समझेगा, आप किस लैंग्वेज में आपने पूछा है वो चीज़ समझेगा। फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं करती, बहुत बार केस में हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक्स भी। जैसे आप गूगल में कुछ भी सर्च करते हो तो अगर स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो गूगल बोलते हैं ना डिड यू मीन। ठीक है ना, आप उस पर क्लिक करो या ना करो, गूगल तो करेक्ट करके ही हर चीज़ दिखाता है आपको, लेकिन आपको बता भी देगा कि आपने स्पेलिंग जो है वो गलत डाली। तो स्पेलिंग मिस्टेक भी चेक करेगा। फिर आपने जो क्वेरी डाली है वो स्पेसिफिक है, ये ब्रॉड है। इसका मतलब है कि अगर आपने डाला कैमरा, फिर एक और डाला डीएसएलआर कैमरा, फिर आपने डाला बाय डीएसएलआर कैमरा, तो देख रहे हो क्वेरी में फ़र्क है, इंटेंट का फ़र्क है। कैमरा डाल रहा हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है कि यार मुझे चाहिए क्या, मेरे को बस दिमाग में था कि मुझे कैमरा लेना, तो मैंने कैमरा डाल दिया। लेकिन एक बंदा है जो एक स्टेप और आ गया, उसको पता है कि उसको डीएसएलआर कैमरा लेना, अभी वो चेकआउट कर रहा है। डीएसएलआर कैमरा डाला तो मतलब इन्फॉर्मेशन भी आ सकती है, बहुत सारे डीएसएलआर में कंपैरिजन भी आ सकता है, नॉर्मल कैमरा और डीएसएलआर में क्या फ़र्क होता है, डीएसएलआर किस किस पर्पज़ के लिए होता है, कौन लेता है डीएसएलआर कैमरा। फिर किसी ने डाला बाय डीएसएलआर कैमरा, तो वहाँ से तो गूगल को सीधा पता चल गया यार ये तो खरीदना चाहता है, तो उसने तो सीधा अमेजॉन फ्लिपकार्ट दिखा दी। ठीक है ना। फिर एक क्वेरी किसी ने डाली विच डीएसएलआर इज़ द बेस्ट, कैनन और निकॉन, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग टेल क्वेरी। तो पहले क्वेरी को पूरा अच्छे से समझेगा तभी तो बेस्ट रिजल्ट दिखाएगा, क्योंकि उसके पास तो इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, उसके पास तो ई कॉमर्स साइट्स भी हैं दिखाने के लिए, उसके पास तो इन्फॉर्मेटिव साइट्स भी हैं दिखाने के लिए, उसके पास तो कैमरा का मतलब दिखाने के लिए विकीपीडिया भी है। तो पहले आपकी क्वेरी को समझेगा और फिर बेस्ट रिजल्ट दिखाएगा। इसलिए गूगल नंबर 1 है, क्योंकि उसका सर्च इंजन जो है उसने इतना बढ़िया बनाया हुआ है कि यूज़र फ्रेंडली है, यूज़र को जो चाहिए होता है वही दिखाता है, इसलिए यूज़र बार बार आता है। इसलिए आप एक दूसरे को कहते हो यार गूगल कर लियो, क्योंकि आपको ट्रस्ट है गूगल पे, तो आप कहते हो यार गूगल पे जा सब चीज़ें मिल जाएंगी, सिर मत खा मेरा। ठीक है ना, गूगल हर चीज़ का आंसर देता है और एकदम रेलिवेंट देता है। ओके, अब गूगल ने समझ लिया आपको चाहिए क्या। अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली 10 लोग दे रहे हैं, तो कंटेंट सबका अच्छा है। ठीक है, कीवर्ड भी सबने डाले हुए हैं, हेडिंग में भी डाला हुआ है, बॉडी में भी डाला हुआ है, टाइटल में भी डाला हुआ है, कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं करी हुई। और जैसे मैं बता रहा हूँ रेलिवेंसी ऑफ द वेब पेज, अब जैसे आपने डाला डीएसएलआर कैमरा, तो विकीपीडिया भी खुलेगा कि डीएसएलआर कैमरा क्या होता है, उसको भी पता है, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी वाली साइट्स हैं उनको भी पता है। तो जो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देगा, जैसे मैंने एक बार ऑब्जर्व किया कि मैंने डाला व्हाट इज़ एसईओ, तो व्हाट इज़ एसईओ मैंने भी अपनी वेबसाइट की ब्लॉग में डाला 600 वर्ड का, ज़ीरो वैल्यू है उसकी। 600 वर्ड में कौन सा कंटेंट पूरा हो सकता है। गूगल कहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो ए टू जी ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन देनी है आपने। डीएसएलआर कैमरा बता रहे हो तो टॉप 10 साइट्स कहाँ से मिलेगा, क्यों लेना चाहिए, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, होता क्या है, क्या टेक्नोलॉजी है। ठीक है ना, वो सब चीज़ें जो बताएगा वही ऊपर आएगा। तो जब मैंने व्हाट इज एसईओ डाला तो पहली साइट आई वो भी अच्छी थी, दूसरी साइट आई वो भी अच्छी थी, तीसरी आई वो भी अच्छी थी। तो पहली साइट जो थी उसका कंटेंट मुझे उतना मतलब सेकंड वाली का ज़्यादा अच्छा लगा, फर्स्ट का नहीं अच्छा लगा। तो फर्स्ट वाली वेबसाइट फिर भी फर्स्ट पे क्यों आ रही थी जब मुझे तो सेकंड वाली का अच्छा लग रहा है। तो गूगल ने देखा कि ये फर्स्ट वाली जो है ना इसने 10,000 वर्ड का कंटेंट डाला हुआ है, कितना ज़्यादा एक्सप्लेन किया, और जो सेकंड वेबसाइट थी उसका 4,000 वर्ड का कंटेंट था। ठीक है ना, तो जिसका कंटेंट ज़्यादा उसको प्रायोरिटी मिलती है, क्योंकि गूगल देखता है कि कंटेंट ज़्यादा लिखा है, यूनिक है, फ्रेश है, और यूज़र को ए टू जी ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो पहली प्रायोरिटी मैं इसको दूंगा। सेकंड प्रायोरिटी में भी 4,000 वर्ड में भी सारी चीज़ें कवर करी हैं, लेकिन लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दी है 4,000 वर्ड की। अगले वाले ने 3,000 दिया है, फिर किसी ने 2,500 दिया, किसी ने 2 दिया। तो नंबर ऑफ वर्ड्स भी बहुत मैटर करते हैं विद रेलिवेंसी। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर तीसरी चीज़ गूगल जो देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंटेंट, यार वो गूगल देख रहा है कि 4,000 वर्ड भी डाला है, लेकिन 4,000 वर्ड जो डाला है वो एक ऐसा भी है 4,000 वर्ड वाला जो 10वें पेज पे बैठा हुआ है,
क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि उसने 10 वेबसाइट से एक एक पैराग्राफ उठा के डाला हुआ है, मतलब डुप्लीकेट कंटेंट डाला हुआ है उसने। ठीक है, आपकी वेबसाइट जो है, गूगल ये देख रहा है कि यार कंटेंट तो अच्छा है ही, लेकिन इसकी वेबसाइट पर जो यूज़र आता है वो रुकता भी है, जो यूज़र आता है वो एक्शन भी लेता है, तो इसे भी साइट की अथॉरिटी बढ़ती है। और गूगल भी कंटेंट को पढ़ता है, सिर्फ नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं देखता कि अच्छा 10 पैराग्राफ डाले हुए तो इसको टॉप पे ले आऊँ। गूगल भी देखता है यार ये कुछ ऐसी बात कर रहा है जो किसी और वेबसाइट में नहीं करी हुई, तो मतलब इस टॉपिक पे इसकी एक्सपर्टीज़ है, ठीक है ना, यूनिकनेस है इसके आर्टिकल के अंदर, और लोग इसको ट्रस्ट भी करते हैं, पढ़ते भी हैं और इसके कंटेंट को शेयर भी करते हैं। ठीक है, और बहुत सारी अदर साइट्स ने इस आर्टिकल को अपनी वेबसाइट में लिंक भी किया हुआ है। ठीक है ना, तो अगर आप ये सब चीज़ें नहीं दोगे तो आपका कंटेंट हो जाएगा लो क्वालिटी, और लो क्वालिटी की सर्च इंजन में कोई डिमांड नहीं है। मतलब आप एज ए यूज़र सोचो, मैं तो बोलता हूँ हर एसईओ का क्वेश्चन का आंसर आप उल्टा बन के सोचो। एडवर्टाइज़र की तरह आप सोचते हो तो सोचते हो पैसे कैसे बचाया जाए, डुप्लीकेट कंटेंट डाल लो, टाइम कैसे बचाया जाए, 4 साइट से उठा के डाल लो, लेकिन यूज़र की तरह सोच के देखो, हर चीज़ का आंसर मिलेगा। क्या यूज़र को कहीं और से कंटेंट उठाया हुआ अच्छा लगेगा? क्योंकि उस साइट पर जाके वो ऑलरेडी पढ़ चुका है वो कंटेंट, क्योंकि वो साइट गूगल आपकी साइट से ऊपर ही दिखा रहा होगा। जब आपने किसी और से उठाया है तो यूनिक तो उसी का माना जाएगा ना, आपका तो डुप्लीकेट माना जाएगा। तो यूनिकनेस को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है और फ्रेशनेस को सबसे ज़्यादा मिलती है। तो फ्रेश सबसे ऊपर, उसके बाद यूनिक की लाइन लगी होती है। अगर आपका डुप्लीकेट है तो आप कहीं पे भी नहीं आने वाले, तो आप छोड़ दो एसईओ में मेहनत कर। ठीक है, जब भी आप कोई मार्केटिंग की बात करते हो तो मार्केटिंग एक इन्वेस्टमेंट है, ना कि खर्चा। साइट बनवा रहे हो तो खर्चा लग रहा है, कंटेंट लिखवा रहे हो तो खर्चा लग रहा है, एसईओ भी सस्ते वाले से करवा रहे हो तो भी खर्चा लग रहा है आपको। तो अगर आप ढंग से एक्सपीरियंस एसईओ से काम कराओगे, जिसको ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, क्या फ़ायदा मिलेगा आपको? वो ढंग से आपकी साइट को एनालाइज करेगा, ढंग से स्ट्रैटेजी बनाएगा, कॉम्पिटिटर को एनालाइज करेगा, उसकी स्ट्रैटेजी पता लगाएगा, वही चीज़ इम्प्लीमेंट करेगा, अच्छे रिजल्ट आएंगे, जल्दी आएंगे, साइट पेनलाइज नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एसईओ के लिए। मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग में मैं सोचता हूँ कि पैसा मैटर नहीं करता जितना टाइम और एफर्ट मैटर करता है। तो अगर आप करेक्ट इंडिविजुअल से कराओगे तो वो, क्योंकि ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है उसके पास, तो वो काफ़ी सारी गलतियां करके सीख चुका है, तो आपकी वेबसाइट पे गलतियों का स्कोप नहीं है। लेकिन अगर आप फ्रेशर से काम कराओगे या कोई ऐसे से काम कराओगे जो अभी ट्रेनिंग लेके अभी बस शुरू किया है, तो क्योंकि वो तो अभी लर्निंग कर्व पे है, तो वो बहुत सारी गलतियाँ करेगा, और उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि वो तो मिस्टेक्स कर रहा है और वो सीख रहा है। लेकिन जिसकी साइड पे कर रहा है उसके लिए थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर वो गलतियां कर करके सीखेगा तो करेक्ट जो, मतलब उसका जो राइट पाथ है वो मिलने में टाइम तो लगेगा। और वो सारा एक्सपेरिमेंट क्योंकि आपकी वेबसाइट के साथ हो रहा है, तो आपकी वेबसाइट स्टेक पे है, आपकी वेबसाइट रिस्क पे है, तो वो आपको देखना है कैसे करना है। यूजिबिलिटी ऑफ वेब पेजेस, तो अब यार अब बहुत सारी वेबसाइट का कंटेंट भी मज़ा आ गया, बढ़िया कंटेंट, वॉल्यूम भी बढ़िया, कीवर्ड भी बढ़िया, सब बढ़िया, लेकिन कई कंटेंट ऐसे होते हैं जो डेस्कटॉप पे नहीं पढ़े जाते, ज़्यादातर लोग मोबाइल पे सर्च करते हैं उनको। तो वो साइट जिस पे कंटेंट बहुत अच्छा था लेकिन मोबाइल फ्रेंडली नहीं थी। ठीक है ना, एक वेबसाइट थी ऐसी जो क्रोम पे तो बहुत अच्छी खुल रही थी लेकिन सफारी पे उल्टा सीधा हो गया सब, और इंटरनेट एक्सप्लोरर पे तो पूछो ही मत, पेज ही नहीं आया बिल्कुल। तो आपको जब भी कोई साइट भी बनानी है तो पहले हर ब्राउजर में उसकी कंपैटिबिलिटी चेक करनी है, मोबाइल डिवाइसेस पे कंपैटिबिलिटी चेक करनी है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मीनिंग भी देखता है गूगल, रेलिवेंसी भी देखता है, क्वालिटी ऑफ कंटेंट भी देखता है, यूजिबिलिटी भी देखता है कि यूज़र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कंटेंट पढ़ने में, छोटा नहीं होना चाहिए कंटेंट ज़्यादा। ठीक है ना, तो वो सब चीज़ें चेक करेगा। फिर कंटेक्स्ट, अब जैसे मैंने चेक किया, मैंने डाला एसी सर्विस नियर मी, तो नियर मी गूगल क्या दिखाएगा इसमें? तो गूगल आईपी एड्रेस ट्रैक कर लेता है मेरा, मेरी हिस्ट्री चेक कर लेता है गूगल कि मैं ज़्यादातर सर्चेस किस एरिया के करता हूँ, मेरा आईपी एड्रेस कहाँ का बता रहा है, मैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कहाँ से सर्च करता हूँ। ठीक है ना, तो लोकेशन भी ट्रैक कर लेता है, पास्ट हिस्ट्री भी चेक कर लेता है, और उसके वजह से अब जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली ना डाला होता, मैंने डाला होता डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, चांसेस हैं कि मुझे दिल्ली के ही दिखाता। अब चलो एक और चीज़ और बताता हूँ, मैंने डाला होता डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, तो मैं करंटली हूँ दिल्ली के रोहिणी एरिया में, तो अगर मैं रोहिणी से सर्च कर रहा हूँ और मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, लेकिन स्टिल गूगल मुझे वही रिजल्ट दिखाता जो नियर बाय के हैं। ठीक है, नियर बाय के रिजल्ट्स की ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है मुझे। तो गूगल जो है ये सब चीज़ें चेक करता है और फिर जाके गूगल रिजल्ट दिखाता है, तो बहुत बेटर है। अब जैसे मैं बुक माई शो की बात करूँ तो सबसे पहले पूछ लेता है, ये नहीं पूछता कि कौन सी मूवी देखना है, कौन से थिएटर में देखनी है, वो पहले पूछता है कि किस एरिया में चाहिए आपको। तो जो एरिया चूज़ करोगे, जैसे मैं हमेशा दिल्ली एनसीआर चूज़ करता हूँ, वही आता है ऑप्शन, और मैं हूँ रोहिणी में, तो जो फर्स्ट रिजल्ट होता है
वो मेरा नियर बाय वाला थिएटर होता है, रोहिणी वाला। ये नहीं कि मुझे साउथ एक्स का दिखा रहा है या वेस्ट दिल्ली का दिखा रहा है या ईस्ट दिल्ली का दिखा रहा है। मैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में हूँ, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के भी कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है वो नहीं, जो मेरा सबसे पास है। तो ऑटोमेटिकली बुक माई शो भी ट्राई करता है कि यूज़र को जो नियर बाय उसकी जो प्रेफरेंस होने वाला है वही दिखाया जाए। अब जोमेटो की बात करो, स्विगी की बात करो, आपने बहुत सारा एड्रेस डाल रखे हैं, होम, ऑफिस, अदर्स, और वो आईपी एड्रेस भी ट्रैक कर लेता है आपका। तो आईपी एड्रेस के थ्रू उसको पता चल जाता है कि ये बंदा कहाँ पे खड़ा है और इसको रेस्टोरेंट कहाँ के दिखाने चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं, हर किसी ने अपने जो एल्गोरिदम है, ये भी एल्गोरिदम ही है, ठीक है। ये जो आप लोकेशन को ट्रैक कर लेते हो यूज़र की, तो ये जब सिस्टम जो है ये हर चीज़ ट्रैक करके आपको एकदम रेलिवेंट रिजल्ट दिखाना चाहता है। और जो ऐसा नहीं करेगा, यूज़र उसके कम हो जाएंगे। तो यूज़र बेस बढ़ाना है तो यूज़र को सेटिस्फाई करो। गूगल का जो यूज़र बेस है, वर्ल्ड का अगर 80% ऑडियंस गूगल यूज़ कर रहा है, इंडिया का 100% यूज़ कर रहा है, तो कुछ तो बात है गूगल में। और वो जो बात है वो ये बात है जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ कि गूगल इतनी मेहनत करता है आपको सब दिखाने के लिए, और फिर भी ये सब करने के बाद भी आप क्लिक करते हो, रिजल्ट आपके सामने। तो प्रोसेस सोचो कितने क्विक है। अगर ये काम मैन्युअली होता तो कैसे क्विक होता। सब काम ऑटोमेटेड है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो गूगल कंसिडर करता है। तो पहली चीज़ क्या करता है गूगल, क्रॉल करता है, इंडेक्स करता है, फिर जो सर्च इंजन ने अपने एल्गोरिथम्स बनाए हुए हैं, सेट ऑफ रूल जो उन रोबोट्स में फीड किए हुए हैं, वो जब रोबोट्स हमारी साइट पे आते हैं तो एक एक चीज़ से हमारी साइट को एनालाइज करते हैं, और फिर हमारी साइट को गूगल कंसिडर करता है कि ये साइट बाकी साइट से बेस्ट है या नहीं है, इसका कंटेंट कैसा है, इसकी यूजेबिलिटी कैसी है, इसकी रेलिवेंसी कैसी है, इसके कीवर्ड्स कैसे हैं, इस कीवर्ड से मुझे इसको दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, वो सब चीज़ें गूगल कंसिडर करता है। तो इसको बोलते हैं एल्गोरिथम्स। क्या होता है एल्गोरिथम से, गूगल बेस्ट रिजल्ट दिखा पाता है यूज़र को, ठीक है। अब एक चीज़ और, अब जैसे गूगल जो है उसने जो गाइडलाइंस दी हुई हैं वो तो सारे फॉलो करते हैं, अगर रैंक चाहिए तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अब सर्च इंजन जब 1997 में बना था, आज 2020 है, 1997 और 2020 में बहुत डिफरेंस आ गया, बहुत रेलिवेंसी ज़्यादा बढ़ गई है। तो उस टाइम जब गूगल ने बनाया होगा तो अलग रूल्स थे, बहुत लीनियंट रूल्स होंगे। गूगल को भी नहीं पता यार मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपने सर्च इंजन को और कैसे इंप्रूव करूँ। तो जब लोगों ने ओवर द ईयर्स उसको यूज़ करा, गूगल ने भी यूज़ किया, गूगल को भी लगा यार ये चीज़ यहाँ पे ये आ गई, इसकी जगह पे ये आता तो ज़्यादा बेटर था। ये जो गूगल को आप एक मान लो कि एक टूल है, एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है, जिसको हर टाइम गूगल कोशिश करता है इंप्रूव करने की, और जितना ज़्यादा इंप्रूव करेगा उतना ज़्यादा रिजल्ट यूज़र को अच्छे मिलेगा, और उतना ज़्यादा यूज़र जो है वो स्टिक करेगा गूगल से ही, किसी और पे जाएगा नहीं। अब मुझे लगता है कि वर्ल्ड वाइड गूगल को बीट नहीं कर सकता कोई भी। क्यों नहीं कर सकता, कि गूगल अपने आप को अपडेट करता रहता है। सेम वे अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो तो आपका भी तो ऑब्जेक्टिव है ना कि वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए। तो आप भी गूगल बन जाओ, गूगल की तरह सोचो कि यूज़र का बारे में सोचना है मुझे। गूगल कहता है कि इफ़ यू वांट टू मेक मी हैप्पी, फर्स्ट मेक योर यूज़र हैप्पी। अगर यूज़र हैप्पी होगा, यूज़र आपकी वेबसाइट में एंगेज होगा, यूज़र आपकी वेबसाइट पे आते ही नहीं जाएगा, यूज़र आपका कंटेंट शेयर करेगा, तो ऑटोमेटिकली मैं समझ जाऊंगा आपकी साइट अच्छी है। तो अगर यूज़र ही सेटिस्फाई नहीं है तो आप कहाँ के अच्छे हो। तो ये सब चीज़ें बेसिकली गूगल कंसिडर करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गूगल कैसे काम करता है। गूगल एक डायनामिक वेबसाइट है जिसके पीछे एक डेटाबेस है। डेटाबेस में साइट को डालने के लिए आपको गूगल वेबमास्टर टूल में अकाउंट बनाना पड़ेगा, वहाँ पे अपनी साइट ऐड करनी पड़ेगी। फिर साइट मैप होता है, वो साइट मैप वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। उससे गूगल को पता चलेगा कि आपने एक नई वेबसाइट बनाई है। गूगल के जो रोबोट्स हैं, जो क्रॉलर्स हैं, वो आपकी साइट पे आएंगे, स्लोली एंड स्टडली वो क्रॉल करके पेजेस को धीरे धीरे इंडेक्स करेंगे अपने डेटाबेस में। उसके बाद जब आप एसईओ करना शुरू करोगे, धीरे धीरे आपकी वेबसाइट पे आएंगे जो पेजेस इंडेक्स हो गए हैं, उन पे एसईओ वाली चीज़ें चेक करेंगे, जो भी जो गाइडलाइंस गूगल ने फीड की हुई हैं रोबोट्स में, उसके अकॉर्डिंगली आपकी साइट को एनालाइज करेंगे, और फिर धीरे धीरे सर्च इंजन में आपकी रैंकिंग आएगी या नहीं आएगी, आप तब डिपेंड करेगा। अगर नहीं आएगी तो फिर आप उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे। चलो ठीक है, ये सब अब एक वीडियो से अंडरस्टैंड करते हैं कि गूगल कैसे काम करता है। तो जो स्टेप्स मैंने आपको बताया अभी कि पहले क्रॉल करता है, फिर इंडेक्स करता है, फिर एल्गोरिथम्स इम्प्लीमेंट करता है, तो देखते हैं एक बार वीडियो के थ्रू। तो फर्स्ट स्टेप रहेगा क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। अब ये वीडियो मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाया था, तो तब जहाँ से मैंने ये बनाया था गूगल की वेबसाइट से, तो उस टाइम दिखा रहा था 60 ट्रिलियन वेब पेजेस, और अब अप्रॉक्सीमेटली ये 500 ट्रिलियन वेब पेजेस हो गए होंगे, क्योंकि मैंने आई थिंक 2014 अराउंड बनाया था, या 2020 या, तो काफ़ी टाइम हो गया। इंडिविजुअल पेजेस की बात कर रहे हैं, वेबसाइट की नहीं कर रहे, और ऑब्वियसली वो बढ़ भी रहे हैं। गूगल वेब पूरी मतलब जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसको कैसे क्रॉल करता है,
तो अब क्या करता है, जैसे गूगल एक वेबसाइट पे गया और उस वेबसाइट पे कंटेंट के अंदर उसको काफ़ी सारे और लिंक्स मिले, तो उसका जो क्रॉलर्स हैं वो अपने आप को ऑटोमेटिकली डिवाइड कर लेते हैं, तो उस वेबसाइट को तो क्रॉल करते रहेंगे, लेकिन अदर वेबसाइट्स पे भी उनके जो सब पार्ट्स होंगे वो क्रॉल करने चले जाएंगे। फिर उसको और आगे लिंक्स मिलेंगे तो फिर और आगे सब डिवाइड हो जाएंगे, फिर लिंक्स मिलेंगे और सब डिवाइड हो जाएंगे। तो ऐसे ही वो पूरे वर्ल्ड वाइड वेब को क्रॉल करते हैं। तो ये एक वेबसाइट से दूसरी पे थ्रू लिंक्स जाना, दैट मीन्स वी फॉलो लिंक फ्रॉम पेज टू पेज। तो जितने ज़्यादा लिंक, अगर सपोज आपकी एक वेबसाइट, उसमें एक पेज है जिसपे अच्छा ट्रैफिक है, गूगल आता रहता है, आपने 2 पेजेस नए बनाए, आप चाहते हो गूगल उस पर भी जाए, तो अपना जो पेज है जिस पे गूगल फ्रिक्वेंटली आता है उस पर उन 2 पेजेस के लिंक डाल दो, ऑटोमेटिकली वहाँ पे चला जाएगा। तो क्रॉल कराने का तरीका है बेसिकली ये। न्यू वेबसाइट पे क्रॉल कराना है तो वेब मास्टर से, लेकिन अब गूगल जब आपकी वेबसाइट पे ऑलरेडी आ ही रहा है, तो जिस पेज पे वो आ रहा है उस पर वो न्यू पेजेस के लिंक्स डाल दो, ऑटोमेटिकली वहाँ पे भी चला जाएगा। अब जब गूगल इतने सारे पेजेस अलग अलग कैटेगरीज के हर वेबसाइट की क्रॉल कर लेता है, तो उसको डेटाबेस में स्टोर कैसे करता है? जैसे आप अपनी लैपटॉप में डेटा सेव करते हो, तो जैसे आप मूवीज़ है तो मूवीज़ का फोल्डर बना देते हो, सॉन्ग्स है तो सॉन्ग्स का फोल्डर बना देते हो, सॉन्ग्स के अंदर रोमांटिक अलग बना देते हो और डांसिंग अलग बना देते हो, मेडिटेशन अलग बना देते हो, ठीक है ना, होता है ना ऐसा। तो सेम में गूगल भी ऐसे ही करता है, डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट को अलग अलग फोल्डर्स में सेव कर देता है, सो दैट कि जब दिखाना हो तो उसको पता हो कि मैंने कहाँ सेव किया, तो इमीडिएटली उसके जो 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 टूल है वो फटाफट से फैच कर लेगा वहाँ से। तो ये होता है यहाँ पे। तो जैसे उसने बहुत सारे पेजेस को क्रॉल करा और डेटाबेस में उसको अलग अलग स्टोर कर दिया, और कहाँ पे सेव किया? इंडेक्स में। और इंडेक्स जब 60 ट्रिलियन पेजेस का था तो 100 मिलियन गीगाबाइट्स था। अभी आप एज्यूम कर सकते हो कि कितना होगा। नेक्स्ट पार्ट, अब हमारा पहला पार्ट हो गया कि क्रॉल भी हो गई और इंडेक्स भी हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है एल्गोरिदम्स। तो एल्गोरिदम्स क्या होते हैं? प्रोग्राम्स एंड फॉर्मूला, जिसको हम सेट ऑफ रूल्स भी बोल सकते हैं। क्यों बनाया है गूगल ने? टू डिलीवर द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स, कि यूज़र को बेस्ट से बेस्ट दिखना चाहिए। तो जैसे आपने कुछ सर्च किया, तो पहले जैसे मैंने बोला वो क्वेरी को समझता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर डेटाबेस में से जाके बेस्ट रिजल्ट दिखाता है। तो जैसे उसने क्वेरी को समझा, फिर डेटाबेस में गया, डेटाबेस में बहुत सारी चीज़ें थी उस क्वेरी से रिलेटेड। जैसे मैंने व्हाट इज़ एसईओ की बात करी, तो कोर्स के इंस्टीट्यूट्स भी हैं, सर्विसेज कंपनीज भी हैं, व्हाट इज़ एसईओ भी है, ठीक है ना, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसईओ एंड पीपीसी भी है, फिर फुल फॉर्म ऑफ एसईओ भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो क्वेरी को अंडरस्टैंड करेगा तभी बेस्ट रिजल्ट दे पाएगा, अदरवाइज नहीं दे पाएगा। तो वो गया डेटाबेस में, उसने बहुत सारी चीज़ें में से निकाल लिया उसको क्या दिखाना। जब उसने निकाला तो उसमें भी बहुत सारा फिर कंपटीशन था। तो फिर उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा बेस्ट है? तो जो साइट सिक्योर है उसको दिखाएगा, जिसमें कंटेंट फ्रेश है उसको दिखाएगा। और गूगल ऐसे ही 200 फैक्टर्स कंसिडर करता है रिजल्ट दिखाने से पहले। तो ये सब फिल्टर्स हैं जो हर वेबसाइट पे वो चेक करते हैं। जैसे मैंने बोला कि जो रोबोट्स होते हैं वो हर साइट पे जाके बहुत सारे पैरामीटर से एक एक चीज़ को चेक करते हैं। तो सेम वे वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये रोबोट सारा काम कर रहे हैं और हर चीज़ चेक करने के बाद रिज़ल्ट जो है वो डेस्कटॉप पे भी दिखाते हैं, टैबलेट पे भी दिखाते हैं, मोबाइल पे भी दिखाते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि गूगल के जो क्रॉलर्स होते हैं ना, वो 2 टाइप के क्रॉलर्स हैं, ठीक है। एक है डेस्कटॉप के लिए और एक है मोबाइल के लिए। तो जब भी कोई नई वेबसाइट होती है तो उस पर मोबाइल वाला पहले काम करता है। तो गूगल पहले देखता है कि जो साइट मोबाइल फ्रेंडली है उसी को मैं प्रेफरेंस दूंगा, जो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है उसको प्रेफरेंस नहीं दूंगा। तो मेक श्योर चाहे आपका ट्रैफिक डेस्कटॉप से ज़्यादा आता है, लेकिन इनिशियल रैंक जो आपको मिलेगी वो ऑन द बेसिस ऑफ मोबाइल फ्रेंडलीनेस पे ही मिलेगी। तो आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, उसी के बेसिस पर रैंक मिलेगी आपको, ठीक है। तो तीनों टाइप की डिवाइस पे आपकी रैंक आएगी। थर्ड स्टेप जो है, अब जैसे मैंने बोला कि गूगल ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हुई है जो फॉलो करना पड़ता है। तो जो लोग गाइडलाइंस फॉलो नहीं करेंगे उनके साथ भी गूगल कुछ ट्रीटमेंट करेगा। तो जो लोग गाइडलाइंस फॉलो नहीं करेंगे इमीडिएटली तो गूगल नहीं डिटेक्ट कर पाता, लेकिन जैसे ही कुछ दिन में, कुछ हफ्ते में, कुछ महीने में जैसे ही गूगल डिटेक्ट कर लेगा तो उन सब साइट्स को गूगल पैनलाइज कर देगा। पैनलाइज करने का मतलब है उसको या तो डिमोट कर देगा, रैंकिंग में नीचे गिर देगा, या उसको पैनलाइज करके सर्च इंजन से परमानेंटली बाहर कर देगा। और जैसे ही बाहर करेगा उस पर्टिकुलर वेबसाइट के ओनर को नोटिफाई भी करेगा और ये भी बताएगा कि सर क्या इशू आया आपकी वेबसाइट के साथ।
तो ये बेसिकली गूगल का प्रोसेस है। एक वीडियो और दिखाता हूँ, उससे और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपको। तो ये एक इंडिविजुअल, इनका नाम है मैट कट्स, ठीक है। तो ये जो मैट कट्स हैं, ये इन्होंने गूगल 2000 में ज्वाइन किया था, और अब ये डिपार्टमेंट चेंज हो गया इनका, लेकिन पहले जो डिपार्टमेंट में थे, स्पैम डिपार्टमेंट, तो वो डिपार्टमेंट क्या करता था, मतलब जैसे साइट अगर कुछ अगेंस्ट द गाइडलाइंस कर रही हैं तो उसको पेनलाइज करता था। तो मतलब काइंड ऑफ जो गाइडलाइन सेट करने वाला डिपार्टमेंट था, उसके हेड हैं। इनका एक वीडियो देखते हैं क्या बोलते हैं ये। Hi, my name is Matt Cutts. I'm an engineer in the quality group at Google, and I'd like to talk today about what happens when you do a web search. The first thing to understand is that when you do a Google search, you aren't actually searching the web. You're searching Google's index of the web, or at least as much of it as we can find. We do this with software programs called spiders. Spiders start by fetching a few web pages. Then they follow the links on those pages and fetch the pages they point to, and follow all the links on those pages and fetch the pages they link to, and so on, until we've indexed a pretty big chunk of the web. Many billions of pages stored across thousands of machines. Now, suppose I want to know how fast a cheetah can run. I type in my search, say cheetah running speed, and hit return. Our software searches our index to find every page that includes those search terms. In this case, there are hundreds of thousands of possible results. How does Google decide which few documents I really want? By asking questions. More than 200 of them. Like, how many times does this page contain your keywords? Do the words appear in the title? In the URL? Directly adjacent? Does the page include synonyms for those words? Is this page from a quality website, or is it low quality, even spammy? What is this page's page rank? That's a formula invented by our founders, Larry Page and Sergey Brin, that rates a web page's importance by looking at how many outside links point to it and how important those links are. Finally, we combine all those factors together to produce each page's overall score and send you back your search results, about half a second after you submit your search. At Google, we take our commitment to delivering useful and impartial search results very seriously. We don't ever accept payment to add a site to our index, update it more often, or improve its ranking. Let's take a look at my search results. Each entry includes a title, a URL, and a snippet of text to help me decide whether this page is what I'm looking for. I also see links to similar pages, Google's most recent stored version of that page, and related searches that I might want to try next. And sometimes, along the right, and at the top, I'll see ads. We take our advertising business very seriously as well, both our commitment to deliver the best possible audience for advertisers and to strive to only show ads that you really want to see. We're very careful to distinguish your ads from regular search results. And we won't show you any ads at all if we can't find any that we think will help you find the information you're looking for. Which in this case, the cheetah's top running speed is more than 60 miles an hour. Thanks for watching. तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ सर्च इंजन वर्क्स। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी इन द फोरम, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।